मूर्ति मिलने का दावा किया गया है। कुएं की खुदाई के दौरान खंडित मूर्ति मिली है। खुदाई के दौरान ये खंडित मूर्ति मिली है। खंडित मूर्ति पार्वती की बताई गई है। लोगों ने पुलिस को ये मूर्ति सौंप दी है। बड़ी जानकारी से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल संभल में एक और खंडित मूर्ति मिली है। तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये है वो खंडित मूर्ति जो बरामद की गई है। लोगों ने पुलिस को इस मूर्ति को सौंप दिया गया है। खुदाई के दौरान ये खंडित मूर्ति यहां से बरामद हुई है। खंडित मूर्ति पार्वती की बताई गई है। तो खुदाई के दौरान ये खंडित मूर्ति मिली है और फिलहाल पुलिस को सौंप दिया गया है इस मूर्ति को। देखिए, एक और खंडित मूर्ति मिलने का ये मामला सामने आया है संभल से, जहां पर खुदाई के दौरान ये खंडित मूर्ति मिली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खुदाई चल रही थी और इसी दौरान ये खंडित मूर्ति जो है वो बरामद की गई है। संभल में मिले मंदिर का नाम भी सामने आया है। इस मंदिर का नाम कार्तिक महादेव मंदिर बताया जा रहा है और मंदिर के पास मिले कुएं को अमृत कूप कहा जा रहा है। डीएम राजेंद्र पेंसिया के निर्देश पर मंदिर की सुरक्षा में एक गार्ड की तैनाती की गई है। आसपास सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। अब मंदिर कितना पुराना है इसकी जांच शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। एएसआई को कुएं की कार्बन डेटिंग के लिए पत्र लिखा गया है। तो देखिए, ये वो कुआं है जो मिला है और संभल में मिले मंदिर का सच जो है वो सामने आया है। कार्तिक महादेव बताया जा रहा है मंदिर का नाम और कुएं को कहा जा रहा है अमृत कूप। तो ये दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं, एक वो मंदिर और दूसरा ये अमृत कूप जो कुएं के रूप में मिला है। सुरक्षा आप देखिए, ऊपर सीसीटीवी लगा दिया। एंट्री एग्जिट पॉइंट के ऊपर भी सीसीटीवी लगा रहे हैं हम और अभी तो परमानेंट फोर्स भी तैनात है यहाँ पे। पुजारी जी पूजा भी कर रहे हैं। संभल के मंदिर को लेकर नया दावा किया गया है। न्यूज 18 की टीम ने उस रस्तोगी परिवार के सदस्य से बात की जो कभी संभल में इस मंदिर की देखभाल किया करता था। उन्होंने कहा कि मंदिर के सामने उनका घर था और आखिरी बार यहां 2006 में पूजा की गई थी। 17 साल पहले मंदिर में ताला लगाकर रस्तोगी परिवार यहां से इसलिए चला गया क्योंकि 1978 के दंगों के बाद यहां से हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ और 2006 में रस्तोगी परिवार अकेला हिंदू परिवार बच गया था। लिहाजा वे अपना मकान बेचकर यहां से चले गए और मंदिर में ताला लगा दिया। तो देखिए, मंदिर की देखभाल करता था ये रस्तोगी परिवार। जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर संभल के मंदिर को लेकर ये एक नया दावा जो है वो किया जा रहा है। देवेंद्र रस्तोगी जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। देवेंद्र जी, आपके भाई से भी बात हुई थी, मोहन जी से, क्या कहना चाहेंगे? आप भी बताइए कि आपने कब यहाँ से घर बेचा, कब तक आप यहाँ रहते थे, कब आपने घर बेचा? हम 17 साल पहले गए थे। अच्छा, 17 साल पहले। मंदिर के सामने आपका घर? हाँ, मंदिर के सामने। बताइए मंदिर के बारे में आप बिल्कुल, आप इसके बारे में, इसका मंदिर का इतिहास, कितना पुराना मंदिर है, आपके पास ही आपके पास मंदिर तो भाई काफी पुराना है, 200 साल पुराना मंदिर है। हाँ, ठीक है। तो आपने कितने घर यहाँ पर होते थे हिंदू समुदाय के? परिवार 45-46 परिवार। तो आप यहाँ कब आप यहाँ से गए बेचकर? हम 17 साल पहले गए थे। आपको क्यों बेचना पड़ा? सब लोग चले गए थे ना यहाँ से, इसलिए बेचना पड़ा। अकेले रह गए थे। ये कहा जा रहा है कि 46 साल बाद ये मंदिर खुला है, क्या ऐसा है? बीच में भी खुलता रहता था ये? 17 साल से बंद है ये तो। 17 साल से बंद है। 17 साल पहले तक इसमें पूजा होती थी। अच्छा, तो आप उसके बाद चाबी वगैरह आप ही के पास थी, किसके पास होती थी? चाबी बिरादरी समाज के पास थी। ये मंदिर अभी जिस स्ट्रक्चर में है ये इसी तरह से है या इस पर कोई अतिक्रमण हुआ है? कोई ना, अतिक्रमण नहीं हुआ, सब जैसा था वैसे ही, अतिक्रमण कुछ नहीं। बांसवाड़ा से बड़ी खबर है। 2 नर्सिंग कर्मियों ने डॉक्टर को बनाया बंधक। शिकायत करने पर बंदूक लेकर डराने पहुंचे नर्सिंग कर्मी। जिले की पालोदा स्वास्थ्य केंद्र का यह मामला। लोहारिया थाने में राजकार्य में बांधा का केस दर्ज हुआ है। नर्सिंग ऑफिसर गुलाबचंद कटारा और अभिषेक नितिन पर केस दर्ज। कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जांच के आदेश दिए। इससे पहले भी डॉक्टर ने सीएमएचओ को
की थी शिकायत। तो फिलहाल बांसवाड़ा से ये बड़ी खबर है, 2 नर्सिंग कर्मियों ने डॉक्टर को बंधक बनाया है। लोहारिया थाने में राजकार्य में बाधा का ये पूरा केस जो है वो दर्ज किया गया है। नर्सिंग ऑफिसर गुलाब चंद कटारा और अभिषेक नितिन पर केस दर्ज किया गया है। तो कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जांच के भी आदेश दे दिए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं 2 नर्सिंग कर्मियों ने किस तरीके से डॉक्टर को बंधक बनाया है। इससे पहले भी डॉक्टर ने सीएमएचओ से इस पूरे मामले पर शिकायत की थी। शिकायत करने पर बंदूक लेकर डराने पहुंचे नर्सिंग कर्मी। संवाददाता आकाश फोन लाइन पे हमारे साथ है। आकाश, 2 नर्सिंग कर्मियों ने डॉक्टर को बंधक बनाया है, क्या अपडेट? जी, बताना चाहिए पालोदा स्वास्थ्य केंद्र का मामला है, जहां 2 नर्सिंग अफसरों ने एक डॉक्टर को बंधक बनाया था, जिसमें अब डॉक्टर ने मसला छोड़कर लोहारिया थाने में शिकायत की थी। इससे पहले ये मामला सामने आया जब डॉक्टर से हमने जानकारी ली पूरी घटनाक्रम क्या है, जिसमें डॉक्टर ने बताया है कि ये 2 जो नर्सिंग अफसर हैं जो वो शराब के नशे में रहते हैं और कार्य करते हैं, जिसको लेकर इस डॉक्टर ने सीएमएचओ से शिकायत की, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद ये शिकायत करने के बाद उन दोनों नर्सिंग अफसरों ने डॉक्टर को डराया, धमकाया एक बार, वो दूसरी बार जब बंदूक लेकर आए और उसको बंधक भी बनाया एक घटना के बाद, जिस पर डॉक्टर ने लोहारिया थाने में इसकी मामला दर्ज कराया है। और साथ ही जिला कलेक्टर ने भी आदेश जारी किए कि ये जो घटनाक्रम है इसकी जांच कर इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है आकाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब हापुड़ से बड़ी खबर यह है कि वहां पर पिटबुल का आतंक देखने को मिला है। 4 बच्चों पर पिटबुल ने हमला कर दिया है। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। पिटबुल का आतंक सीसीटीवी में कैद हुआ है। तो पिटबुल का आतंक देखने को मिल रहा है। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है। 4 बच्चों पर पिटबुल ने अटैक किया है। बाकायदा इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं जहां पर आपको किस तरीके से पिटबुल का आतंक है वो साफ नजर आ रहा होगा। हालांकि वहां पर जैसे ही और लोगों को जानकारी मिली तो वो बच्चों को छुड़ाते हुए नजर आए, लेकिन 4 बच्चों पर पिटबुल ने यह हमला किया है और ये बेहद ही गंभीर मामला है। देखिए, पहली बार ऐसा नहीं आया, इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से पिटबुल का आतंक देखने को मिला है और इसको लेकर सख्त जो निर्देश हैं वो भी दिए गए हैं उन लोगों पर जो इस तरीके से जो पिटबुल हैं उन्हें पालते हैं। उसको लेकर भी पहले से निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से उन्हें इन बातों का ख्याल रखना है। लेकिन आप देखिए वहां पर बच्चे जो हैं वो घूम रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा साइकिल से जा रहा था और तभी इस दौरान बच्चे पर अटैक कर लिया गया। अक्सर ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो डॉग्स होते हैं वो बच्चों पर तब अटैक करते हैं जब बच्चे वहां से जा रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं या फिर इस तरीके से साइकिल से निकल रहे होते हैं। जौनपुर के अटाला मस्जिद मामले में आज सीनियर डिवीजन कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। अटाला मस्जिद मामले में पिछली सुनवाई में अमीन की सुरक्षा के लिए बहस हुई। अब इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के लिए आज की तारीख तय कर दी है। माना यह जा रहा है कि आज सर्वे का प्रारूप तय हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी अदालत को किसी भी मंदिर मस्जिद मामले में किस प्रकार का नया आदेश जारी करने पर किसी प्रकार का नया आदेश जारी करने पर रोक लगा दी है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल 18 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे से जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच में होगी। विवादित परिसर की वीडियोग्राफी कराए जाने और ट्रायल शुरू किए जाने को लेकर यह सुनवाई होगी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई रहने वाली है। 18 याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई होगी। इलेक्ट्रॉनिक वीडियोग्राफी कराने की मांग उठ सकती है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज इस पूरे मामले पर 2 बजे से सुनवाई होगी। जयपुर से बड़ी खबर यह है कि आगरा रोड टनल पर जाम लगा हुआ है। पिछले 1 घंटे से यहां पर टनल में लंबा जाम लगा है। वाहनों की 2 किलोमीटर लंबी कतार है। टनल के अंदर मार्ग अवरुद्ध होने के चलते ये लंबा जाम लगा हुआ है। आगरा रोड टनल जो है वो पूरी तरीके से जाम हुआ है। आप तस्वीर देखिए, लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है इस टनल से गुजरने में, क्योंकि यहाँ पर जो है टनल के अंदर मार्ग अवरुद्ध है और जिस वजह से ये लंबा जाम लगा हुआ है। कई किलोमीटर तक लंबी वाहनों की कतार लगती हुई नजर आ रही है और लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस जाम का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सुबह का समय है, सभी अपने दफ्तरों को जा रहे हैं, अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए घर से निकले हुए हैं। लेकिन इस दौरान इस रोड पर काफी अधिक जाम देखने को मिल रहा है। आगरा रोड टनल पर यह लंबा जाम है।
क्योंकि टनल के अंदर काम चल रहा है, वहां पर मार्ग अवरुद्ध है, जिसके चलते लोगों को ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा में हंगामा मामले में आज पटना में अहम बैठक होने वाली है। आयोग कार्यालय में चेयरमैन परमार रवि मनु भाई के नेतृत्व में बैठक होनी है। आज की बैठक के बाद आयोग बड़ा फैसला लेगा। दरअसल पटना के कुम्हार में बापू परीक्षा केंद्र पर 13 दिसंबर को बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक होने का हंगामा हुआ, जिसकी जांच रिपोर्ट डीएम ने सौंप दी है। साथ ही हंगामे का सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया है, जिसमें कोई अभ्यर्थी कोई पेपर फाड़ रहा है तो कोई लूट रहा है। हालात को काबू करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी थी। उपद्रव में शामिल अभ्यर्थियों की पहचान की गई। हंगामा अफवाह फैलाने वालों की शिनाख्त हुई है। ऐसे में आज की बैठक में बुकलेट और उपस्थिति पत्रक लूटने और फाड़ने वालों पर बड़ी कार्रवाई को लेकर फैसला किया जा सकता है। तो फिलहाल आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे मामले के बारे में बताते हैं। दरअसल पहले तो आपको बता दें कि हंगामे का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आया है। अतुल सुभाष केस से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि निकिता सिंघानिया की अर्जी पर अहम सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। जौनपुर जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील। पति अतुल सुभाष को बनाया है पक्षकार। अतुल ने पिछले हफ्ते ही खुदकुशी की थी। तो अतुल सुभाष केस से जुड़ी ये बड़ी खबर यह है कि जौनपुर जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की गई है। पति अतुल सुभाष को बनाया है पक्षकार और अतुल ने पिछले हफ्ते ही खुदकुशी की थी, जिसके बाद पुलिस ने इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अतुल की पत्नी है निकिता सिंघानिया और साथ ही साथ निकिता की मां और उनका भाई भी गिरफ्तार किया गया है। मेरा अस्थि विसर्जन कब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे ख्याल से उसको पनिशमेंट मिल रहा है। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर रहे अतुल सुभाष सुसाइड केस में 5वें दिन शनिवार को पत्नी निकिता, सास निशा और पत्नी के भाई अनुराग को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। बेंगलुरु पुलिस ने ये कार्रवाई की है। निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से और निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों को बेंगलुरु कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 9 दिसंबर को अतुल सुभाष ने सुसाइड किया और इस सुसाइड नोट में उसने बहुत सारी चीजें लिखी थी, जिसमें गंभीर आरोप उसने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया के ऊपर ही लगाए थे और उसके बाद से ही लगातार निकिता सिंघानिया और उसका परिवार फरार चल रहा था। अब 14 तारीख को यानी कि कल निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम के सेक्टर 57 के इसी ब्लॉसम जो स्टे पीजी है, यहाँ से बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसकी मां और भाई को भी प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। फिलहाल अगर हम बात करें तो अतुल सुभाष की सुसाइड के बाद से लगातार ये परिवार जो है ये फरार चल रहा था। अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु के मराठा हल्ली में खुदकुशी की थी और सुसाइड नोट के साथ ही खुदकुशी से पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी, ससुराल वालों और फैमिली कोर्ट की एक जज के खिलाफ संगीन आरोप लगाए थे। बेंगलुरु पुलिस ने इसी के आधार पर एफआईआर में निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया, अनुराग सिंघानिया और निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं अतुल के घर वाले अब सवाल कर रहे हैं कि आखिर अतुल और निकिता का बेटा कहाँ है। अतुल के पिता ने गुहार लगाई है कि उनके पोते को उन्हें सौंपा जाए। हमको तो ये मीडिया वाले इतनी आवाज़ उठाए हैं, मेरे लिए सबसे बड़े उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उनकी गिरफ्तारी होने से मेरे आघात जो हृदय उसमें 4 आना मुझे तसल्ली मिली है और मैं अपने पोते को देखने के लिए आज तक अपने उसको गोद में नहीं लिया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे पोता का संरक्षण मिले, कम से कम उसके बारे में ये जानकारी मुझे मिले कि वो कहाँ है। अपराधी लोगों के पास मेरा पोता रहेगा, वो भी अपराधी बन जाएगा। मैं इस गांव में रह के उसको पढ़ाया लिखाया, उसको भी मैं फिर से अतुल सुभाष बनाने की कोशिश करूंगा। यही मेरी गुहार है राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, योगी जी से, नीतीश जी से, लालू जी से, सबसे मेरी गुहार है कि मेरे को कम से कम मेरा पोता दिलवा दिया जाए। वहीं अतुल के भाई विकास ने भी न्यूज़ 18 से बात करते हुए यही अपील की कि उनके भतीजे की तलाश की जाए। वो किन हालातों में है, किसके पास है, ये पता किया जाए। सर भतीजा जो है मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि वो लोग मेरा जो भतीजा है वो पिक्चर में आया नहीं है।
तो मुझे बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि वो इतना है कि स्थिति में ये मुझे जानना है। आपने मीडिया के माध्यम से शायद आप लोग पता चलवा के और मैं ये चाहता हूँ कि वो पब्लिकली रहे, पब्लिक प्लेस पर रहे, सो दैट कि हम लोग इसे समझ पाएँ और अगर न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू दिलवाने की कोशिश जल्द से जल्द हो जाए तो ये बेहतर रहेगा। वहीं अतुल सुभाष ने अपने आखिरी संदेश में यही गुजारिश की थी कि उनके बेटे की कस्टडी उनके माता पिता को दी जाए। वहीं अतुल सुभाष के पिता ने भी साफ कर दिया है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता अस्थियां विसर्जित नहीं करेंगे, क्योंकि अतुल ने अपने आखिरी वीडियो में अपने घर वालों से गुहार लगाई थी कि जब तक इंसाफ न मिले तब तक उनकी अस्थियां विसर्जित न की जाएं। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो है ये है, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है। जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं आएगा तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत मौजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे। फिलहाल अतुल सुभाष केस में पुलिस ने एक्शन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी इंसाफ बाकी है, क्योंकि इस केस ने सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, जिसकी तस्दीक अतुल सुभाष ने 24 पेज के सुसाइड नोट में की है, जिसकी तस्दीक मरने से पहले 1 घंटे 20 मिनट के वीडियो में की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की पूरी लिस्ट आ चुकी है और अरविंद केजरीवाल अपनी परंपरागत सीट नई दिल्ली से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। लेकिन इस सीट पर दिलचस्प लड़ाई होने वाली है, क्योंकि इस सीट से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। यानी जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन में साथ है, वो दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ उतर रहे हैं और दोनों पार्टियां एक दूसरे से मजबूती से भिड़ने जा रही है। नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल में दिल्ली का बुरा हाल कर दिया और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का सवाल ही नहीं था। आम आदमी पार्टी पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो गठबंधन का शिगुफा छोड़ रही थी। गठबंधन का तो कभी सवाल ही नहीं था, ये तो खुद ही शगुफा आम आदमी पार्टी बीच में छोड़ती रहती थी, क्योंकि उनको डर ये था कि अगर वो अकेले लड़ेंगे तो शर्तियां हार जाएंगे। इसलिए इस हार जो उनके सामने खड़ी हुई, इससे बचने के लिए ये कोशिश कर रहे थे कि कुछ गठबंधन हो, और अच्छा हुआ गठबंधन नहीं हुआ। जहाँ तक केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा बांधने की है, देखो दिल्ली ने इसका जो 10 साल का काम रहा है, जिसने दिल्ली को एक अच्छे शहर से लाके ऐसी जगह खड़े कर दिया है जहाँ सारी दिल्ली की व्यवस्थाएं आज चरमरा गई हैं, वो इसका जो नाकामी का 10 साल रहा है वही इसको हराएगा। हमारा अब काम या हमारा कर्तव्य ये रहेगा या हमारी रणनीति ये रहेगी कि इससे जो निराश और नाराज जो वोटर है वो हमारी तरह आकर्षित हो। आम आदमी पार्टी की आज फाइनल लिस्ट आ गई है, वो किसी का भी नाम घोषित करे, मैं जानती हूँ कि दिल्ली की जनता ने, दिल्ली के मतदाता ने उनका फाइनल पैकअप सोच रखा है। भाजपा का काम ही नकारात्मक राजनीति करना है। उनके पास ना सीएम का चेहरा है दिल्ली में, उनके पास ना 70 कैंडिडेट है, ना कोई विजन है, ना कोई प्लानिंग है दिल्ली के लिए। बस उनका एक ही काम है, केजरीवाल जी को हटाओ, केजरीवाल जी को गाली दो। आज हमने जो 70 कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं वो इसी वजह से हो पाया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी चाहे जनता के मुद्दे हो, चाहे इलेक्शंस की बात हो, हर चीज पे तैयार रहते हैं। हम लोग तो बने ही जनता के मुद्दों पे काम करने के लिए हैं। एकमात्र काम था भाजपा का दिल्ली में कि वो लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखे, उसमें भी बुरी तरह फेल हो गई है भाजपा। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। जाकिर हुसैन दिल का
दौरा पड़ने के चलते उनका जो इलाज है वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में चल रहा था, लेकिन लंबी बीमारी के बाद अस्पताल में ही उन्होंने अंतिम सांस ली है। पिछले सप्ताह अमेरिका के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उनके निधन के बाद पूरे देश और दुनिया में शोक की लहर है। उस्ताद जाकिर हुसैन उस्ताद अल्लाह रखा खां के पुत्र थे। तबलीग की तालीम उन्होंने पिता से ही ली थी। उन्होंने 5 ग्रैमी अवार्ड जीते, पद्म विभूषण से भी नवाजे गए। तबलीग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने में उनका अहम योगदान रहा। कला, संगीत और राजनीति जगत के लोगों ने जाकिर हुसैन के निधन पर शोक जताया है। रूस और ईरान